वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी फर्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक संस्था है क्यूएस। ये संस्था के द्वारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये संस्था के द्वारा एक रैंकिंग लॉन्च किया गया है। रैंकिंग किसके बारे में है? तो यूनिवर्सिटीज के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बराबर ना। और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज को रैंक प्रोवाइड किया गया है इस संस्था के द्वारा। और इस टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे इंडिया की जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसको यहाँ पे रैंक मिला है और टॉप 20 के अंदर। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट स्टडीज की संस्था के अंदर, तो IIM अहमदाबाद वो वर्ल्ड की टॉप 25 मैनेजमेंट स्टडीज की संस्था में आ रही है, बराबर ना। तो इसके बारे में हम बात करें, तो अगर हम बात करूं IIM अहमदाबाद की, तो IIM अहमदाबाद इज अमंग द टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली फॉर द बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज। IIM अहमदाबाद बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर वर्ल्ड की टॉप 25 इंस्टीट्यूट के अंदर शामिल है। और IIM बेंगलुरु और IIM कलकत्ता वो टॉप 50 के अंदर शामिल है, बराबर ना। ये कौन बोल रहा है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये रिपोर्ट बोल रहा है, बराबर ना। और अगर हम बात करें ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज द हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन द कोवेटेड रैंकिंग्स विच इज अनाउंस बाय द QS, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो QS है वो लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म है, जो हर साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लॉन्च करता है। और इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर इंडिया की सबसे हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी है, बराबर ना। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, उसको पूरे दुनिया के अंदर 20th नंबर मिला है, बराबर ना। और अगर हम बात करें IIM अहमदाबाद की, तो टॉप 25 बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर वो शामिल है। और IIM कलकत्ता और बेंगलुरु वो टॉप 50 के अंदर शामिल है, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा अगर मैं फर्दर कैटेगरीज की बात करूँ, तो डेंटिस्ट्री स्टडीज के अंदर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस वो दुनिया के अंदर ग्लोबली 24th नंबर पे आया है, बराबर, डेंटिस्ट्री स्टडीज के अंदर। तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। और 2017 से लेके 2022 तक का अगर मैं 5 साल की अगर पीरियड की बात करूँ, तो इंडिया का जो रिसर्च आउटपुट है वो 54% से बढ़ा है, राइट। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर हम हर साल कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नंबर में हम रिसर्च पेपर बाहर निकाल रहे हैं। और ये जो पूरी हमारी जो ग्रोथ है, बराबर, वो किसकी वजह से है? तो हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमने 2020 के अंदर इम्प्लीमेंट की थी, बराबर ना, तो उसी का नतीजा है। क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर हमने जो जॉब के लिए जो स्किल चाहिए उसके ऊपर काम किया है कि एजुकेशन ऐसा मिलना चाहिए कि जो स्किल जॉब के लिए चाहिए वो और एजुकेशन दोनों मैच हो सके, बराबर ना। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। 2017 से लेकर 2022 के अंदर इंडिया के रिसर्च आउटपुट के अंदर 54% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बराबर ना। और ये जो इंक्रीज है ना, वो ग्लोबल एवरेज से तो 2 गुना ज़्यादा है। और जो हमारे वेस्टर्न पीयर्स है, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है लाइक US UK, उससे उससे भी ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उनके ग्रोथ से भी हमारा ग्रोथ ज़्यादा है रिसर्च के अंदर, बराबर ना। ओके। ओके, अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करूं, तो इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रिसर्च। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिसर्च, और जनरेटिंग 1.3 मिलियन एकेडमिक पेपर्स इन दिस पीरियड 2017 से लेकर 2022 की अगर हम बात करें तो। और अगर इंडिया का ये फोर्थ नंबर है, तो सबसे ज्यादा रिसर्च किसने किया है? चाइना ने किया है इस पीरियड के दौरान। 4.5 मिलियन रिसर्च पेपर के ऊपर रिसर्च किया है। उसके बाद US 4.4 मिलियन रिसर्च पेपर के ऊपर। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है UK, जो इंडिया से बहुत आगे नहीं है, 1.4 मिलियन रिसर्च पेपर को इसने पब्लिश किया है। और इंडिया ने 1.3 किया है। तो बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर इंडिया UK को भी सरपास कर देगा, बराबर ना, राइट। और अगर मैं इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में बात करूं, जो QS के द्वारा हर साल लॉन्च किया जाता है, तो ये जो रैंकिंग है वो लंदन बेस्ड एक संस्था है QS, उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है हर साल। और इस रैंकिंग के अंदर एकेडमिक रेपुटेशन देखी जाती है। एकेडमी के अंदर मतलब जो संस्था है उसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है वो देखा जाता है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन देखी जाती है। सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है। एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स देखा जाता है। इंटरनेशनल रिसर्च के ऊपर कितना काम किया जा रहा है वो भी देखा जाता है। सिटिजन्स पर फैकल्टी,
बराबर ना। सिटीजन्स पर फैकल्टी, कौन सा फैकल्टी को कौन सा प्रोजेक्ट दिया है वो भी देखा जाता है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो देखा जाता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है। ये सबको देखते हुए ये रैंकिंग लॉन्च किया जाता है और इस रैंकिंग के अंदर वर्ल्ड के टॉप 20 के अंदर हमारी जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसको 20th नंबर मिला है ओवरऑल कैटेगरी में। और अगर मैं बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करूँ तो वर्ल्ड की टॉप 25 के अंदर हमारी आईआईएम अहमदाबाद आ रही है और वर्ल्ड के टॉप 50 के अंदर आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम कलकत्ता आ रही है। बराबर ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि एक्चुअली द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया अभी रिसेंटली, एक्सप्लेन कैटेगरी के अंदर, कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग अ सेमीकंडक्टर चिप। अभी ये आर्टिकल क्यों आया, बिकॉज एक रिसेंट न्यूज़ है अभी कि अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप ने कोलाबोरेशन किया है ताइवान की एक कंपनी है पीएसएमसी उसके साथ। क्योंकि टाटा ग्रुप और ये दो कंपनी साथ में मिलके गुजरात के अंदर एक प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कौन सा प्लांट, तो 300 mm का वेफर फैब्रिकेशन प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, जो जिसका अल्टीमेटली टारगेट है कि 2026 तक इस प्लांट के माध्यम से 28 नैनोमीटर की चिप, सेमीकंडक्टर चिप तैयार कर सके। बराबर ना। तो एक्चुअली टाटा ग्रुप ने ताइवान की एक कंपनी पीएसएमसी के साथ पार्टनरशिप करके एक प्लांट बनाने की बात की है गुजरात के अंदर, गुजरात के कच्छ के अंदर। और ये प्लांट का मेन काम क्या है कि 300 मिलीमीटर वेफर फैब्रिकेशन प्लांट है, जिसका अल्टीमेट गोल है कि 2026 तक 28 नैनोमीटर का एक सेमीकंडक्टर चिप बनाए। बराबर ना। राइट। तो ये अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है, तो ये जस्ट रिसेंट न्यूज़ है कि भाई हाँ, टाटा ग्रुप गुजरात के अंदर एक प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है, वेफर फैब्रिकेशन प्लांट, जिसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे 2026 के शुरुआत के अंदर। बराबर ना। ओके, तो अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर हमको हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर चिप। बराबर ना। और ये वेफर फैब्रिकेशन क्या होता है, वेफर्स क्या होती है, बराबर ना, उसके बारे में देखते हैं। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है फ्रेंड्स। तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर क्या है उसके पहले हम बात करें कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है, बराबर ना। ओके, देखो, कंडक्टर नाम से पता चलता है एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सके। बराबर ना। सबसे ज्यादा कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने की। बराबर ना। क्योंकि कंडक्टर के अंदर ये जो कंडक्टेंस बैंड है, कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये कंडक्टर के अंदर ये दोनों है ना एक दूसरे से चिपके हुए होता है। बराबर ना। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं कंडक्टेंस बैंड के अंदर। बराबर ना। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती है कंडक्टर के माध्यम से। बराबर। इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में बहुत सारी जगह होती है, कंडक्टेंस बैंड के बीच में बहुत सारी जगह होती है। तो ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से ट्रांसमिट नहीं हो पाते कंडक्टेंस बैंड के अंदर, इसके माध्यम से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। बराबर ना। कंडक्टर के अंदर ये दोनों बैंड्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, इसके लिए इजीली वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टेंस बैंड में इजीली ट्रांसमिट हो पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इजीली ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि ये दोनों बैंड एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसकी वजह से ये वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसमिट नहीं हो पाती, इसकी वजह से कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्टेट आता है, इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये दोनों के बीच में इतना गैप नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम उसको थोड़ा सा वोल्टेज प्रोवाइड करें, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो कंडक्टेंस बैंड में जा सकते हैं। बराबर ना। तो एक्सटर्नल एनर्जी के माध्यम से यहाँ से वैलेंस बैंड के माध्यम से, वैलेंस बैंड के अंदर से कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो सकता है, और ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बराबर ना। तो आई थिंक आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पता चला होगा कि भाई ये क्या होता है। बराबर ना। राइट। अभी हम बात करें सेमीकंडक्टर चिप के बारे में, और सेमीकंडक्टर चिप को समझने से पहले वेफर क्या होता है उसको समझ ले। वेफर। ओके, चलो। ओके, अगर मैं वेफर के बारे में बात करूं, आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पिक्चर में देख सकते हो कि वेफर क्या होता है। अ वेफर इज अ थिन स्लाइस ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज अ
crystalline silicon which is used for the fabrication of the integrated circuit. इंटीग्रेटेड सर्किट को फैब्रिकेट करने के लिए ये वेफर का यूज किया जाता है। कुछ भी नहीं होता है, ऐसा एक थिन शीट होता है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेटेड सर्किट को फ्रेम कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये जो थिन शीट है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेटेड सर्किट को फ्रेम करते हैं, उस शीट को क्या बोलते हैं? वेफर बोलते हैं। और यही वेफर फैब्रिकेशन प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है गुजरात के अंदर, बराबर ना। ओके, अभी वेफर समझ में आया। ओके, अभी वेफर के बाद अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर चिप की, तो अगर मैं इस वेफर के ऊपर बहुत सारी अलग मिलियंस ऑफ चिप की अलग अलग पैटर्न यहाँ पे बिठा दूँ, बराबर ना। इस तरीके से ये बहुत सारी मिलियंस ऑफ चिप है, ये बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। अगर मैं इस वेफर के ऊपर बिठा दूँ तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं, बराबर ना। ओके, उसके अंदर ट्रांजिस्टर भी होते हैं, बहुत सारी चिप्स होती है, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के। और ये सब कहाँ पे माउंट होते हैं? वेफर के ऊपर, बराबर ना। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर चिप्स बोलते हैं। तो ये जो हमारे गुजरात के अंदर जो प्लांट बन रहा है वहाँ पे वेफर फेब्रिकेशन प्लांट बन रहा है, और वेफर बनाने के बाद उसके ऊपर हम सेमीकंडक्टर चिप भी बनाएंगे, बराबर ना, उसी प्लांट के अंदर, बराबर ना। तो ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूँ, ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं? तो ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं, आप देखोगे, बराबर ना। तो ट्रांजिस्टर का काम होता है मेनली स्विच, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना वो एज अ स्विच काम करता है। वो सिग्नल को या तो ट्रांसमिट करता है या तो एम्पलीफाई करता है, बराबर ना। तो या तो सिग्नल को वो बड़ा करता है या तो ट्रांसमिट करता है, वो उसका काम है ट्रांजिस्टर का, बराबर ना। राइट। तो एक वेफर के ऊपर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, ट्रांजिस्टर होते हैं, बहुत सारी चिप्स होती है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? हम सेमीकंडक्टर चिप्स बोलते हैं, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो जितनी वेफर की साइज ज़्यादा होगी ना फ्रेंड्स, तो उतनी ही उसके ऊपर ज़्यादा चिप बना पाएंगे हम, और उतने ही हम कॉस्ट बेनिफिट होगा हमारे लिए। और अगर मैं इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडिया इज एक्टिवली परस्यूइंग द डेवलपमेंट ऑफ द रबस्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विथ इट्स लार्ज मार्केट पोटेंशियल, टैलेंट पूल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो इंडिया ऑलरेडी सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल भी ज़्यादा है, और हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी है इस सेक्टर के अंदर ग्रो करने के लिए, बराबर ना। और इंडिया का मेन एम है कि जो हम सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर जो हम हमारा जो इम्पोर्ट है उसको हम कम करें भाई, और इंडिपेंडेंट बने हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर से, बराबर ना। राइट। और अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एस्टेब्लिश चिप डिजाइन इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर जो चिप डिजाइन इंडस्ट्री वो कब से है? 1990 से है, बराबर ना। तो हमने बहुत सारा उसके ऊपर काम किया है, और अभी हम कर रहे हैं ताकि हम हमारा जो इम्पोर्ट है इस सेक्टर के अंदर वो कम हो सके, बराबर ना। राइट। और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है उसका जो प्रोजेक्शन है कि 2026 तक ये मार्केट का पोटेंशियल कितना होगा? $55 बिलियन होगा, बराबर ना। तो ये बहुत सारा पोटेंशियल है, इसका हमको पॉजिटिवली यूज करना है। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप कैसे काम करती है, वेफर्स क्या होती है। और ये रिसेंट न्यूज़ क्या है कि टाटा ने ताइवान की कंपनी के साथ मिलके वेफर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है गुजरात के अंदर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क वो एस्टेब्लिश हो रहा है गुजरात के कच्छ के अंदर, बराबर ना। उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं न्यूज़ के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वो इंडिया के अंदर बनने जा रहा है। और ये जो पार्क है वो पेरिस फ्रांस का जो शहर है पेरिस, उससे 5 गुना बड़ा होगा। और ये जो पार्क बनने जा रहा है वो खावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, गुजरात के कच्छ के अंदर। तो खावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है, जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे खावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के अंदर कॉम्बिनेशन होगा कि इसका सोलर और विंड एनर्जी का, बराबर ना। राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ऐसा एक रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का पार्क बनाने का प्लान है जहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के कॉम्बिनेशन के माध्यम से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ध्यान में रखना है, पेरिस से 5 गुना बड़ा है, बराबर ना। और और ये जो प्लांट बना रहा है वर्ल्ड, ये जो पार्क बना रहा है वो कौन सा कंपनी बना रहा है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बना रहा है, बराबर ना। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विच इज इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी,
उसने 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इस पार्क को बनाने के लिए, और 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट करनी है, बराबर ना। खारड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से, बराबर ना। और उसमें से 2 गीगावाट तो ऑलरेडी जनरेट कर दिए हैं, और कंपनी का प्लान है कि इस साल 4 गीगावाट और ऐड किया जाएंगे, और हर साल 5-5 गीगावाट का एडिशन करेंगे, और टोटल मिला के 30 गीगावाट का ये पूरा पार्क बनाने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके। और ये जो पूरा टारगेट है अदानी ग्रुप का, वो हमारा जो इंडिया का टारगेट है कि हमको 2030 तक जितना भी हम नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर ना, उसमें से 500 गीगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट के, नॉन फॉसिल सोर्सेज से, जिसके माध्यम से कार्बन एमिशन क्रिएट ना हो, ऐसे सोर्सेज से हमको 500 गीगावाट जनरेट करना है 2030 तक। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके अंदर ये गोल को अचीव करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हमको 2070 तक इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिशन भी क्रिएट करना है। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है कि जितना कार्बन एमिशन हम क्रिएट कर रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट हमको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है, ताकि एटमॉस्फेयर के ऊपर उसकी इफेक्ट नलीफाई हो। तो ये को टारगेट को भी अचीव करने के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बराबर ना। और ये जो खाबड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब ये पूरा प्लांट बन जाएगा, पूरा पार्क बन जाएगा, जब ये पूरी उसकी पीक पे होगा, तब वो 81 बिलियन यूनिट्स को जनरेट करेगा, जो बेल्जियम, चिली, स्विट्जरलैंड जैसे बहुत सारी कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। इतना ज्यादा पावर यहाँ से जनरेट होगा, कितना, 30 गीगावाट, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। तो 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अ, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे ये प्लांट को एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस चीज को अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान कच्छ के अंदर, गुजरात के कच्छ के अंदर 5200 साल पुराना एक हड़प्पन सेटलमेंट देखने को मिला। उसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली केरला यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक एक्सकेवेशन हुआ था। केरला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा एक एक्सकेवेशन हो रहा था। कहाँ पे, गुजरात के कच्छ के अंदर एक विलेज है, विलेज का नाम है खाटिया विलेज। खाटिया विलेज से 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसको बोलते हैं पड़ता बेट। क्या बोलते हैं, पड़ता बेट, बराबर ना। तो इस लोकेशन के ऊपर अभी एक्सकेवेशन के अंदर मालूम पड़ा कि कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि 5200 साल पहले यहाँ पे हड़प्पन सेटलमेंट हुआ होगा, बराबर ना। मतलब हड़प्पन पीपल यहाँ पे बसते होंगे 5200 साल पहले, ऐसे यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, बराबर ना। कैसे एविडेंस मिले हैं, तो अ, बहुत सारे पोट्री, प्लेंटी ऑफ पोट्री मिले हैं। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बहुत कुछ ऐसे एनिमल के बॉन फ्रेगमेंट्स मिले हैं कि जो ऐसा एविडेंस दे रहे हैं कि ये है ना 3200 बीसीए से 1700 बीसीए साल पुराना है, मतलब 5200 साल पुराना है। मतलब वो अर्ली हड़प्पन से लेट हड़प्पन पीरियड के कुछ एविडेंस मिले हैं, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ऐसे एविडेंस मिले हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे पोर्ट्रीज हैं यहाँ पे, बराबर ना, किस तरीके से यहाँ पे ये एनिमल्स के कुछ बॉन्स मिले हैं, बराबर ना। तो ये सब कैसे क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि ये कुछ 3200 बीसीए से, तो 3200 बीसीए से 1700 बीसीए पुराने हैं। मतलब बीसीए का मतलब ईस्वी सन पूर्व पहले, मतलब अभी जो हमारा ये 2024 चल रहा है, ये 2024 के पहले से 3200 से 1700 साल पहले की बात चल रही है। मतलब अल्टीमेटली 5000 साल पुरानी बात चल रही है। 5000 साल पुरानी ये कुछ चीजें मिली है यहाँ पे, जो अर्ली हड़प्पन से लेट हड़प्पन पीरियड के दौरान की है, बराबर ना। तो यहाँ पे हड़प्पन लोग जब यहाँ पे बसे होंगे, तब उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश की होगी, उसके कुछ एविडेंस मिले हैं, बराबर ना। कहाँ पे, तो खाटिया विलेज के पाड़ता बेट के अंदर किसको मिले हैं, केरला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को मिले हैं, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा अभी एक रिफॉर्म लॉन्च किया गया है, शिक्षा रिफॉर्म, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई एलिजिबल स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज्ञान पाना चाहता है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफोर्डेबल प्राइस पे वो पा सकता है। खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्राम कोडिंग, मशीन लर्निंग जैसे कोई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, तो वही शिक्षा रिफॉर्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर से वो कर सकता है, बराबर ना। तो अभी रिसेंटली गुजरात स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये शिक्षा रिफॉर्म प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, सूरत के अंदर से ये लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है। ओके। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एजुकेशन कौन है, प्रफुल्ल
पानसेरिया, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो उनके द्वारा एम्फेसाइज किया गया है कि भाई अभी ये जो हमारा रिसेंट वर्ल्ड है उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हमारे कोर्सेज है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर ना। और इसके लिए इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, शिक्षा रिफॉर्म प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट और फिनिश यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की गई है। फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है और उसके साथ और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की गई है इस रिफॉर्म को तैयार करने के लिए, बराबर ना। और उसका एम क्या है, टू डिलीवर द हाई क्वालिटी कोर्सेज बाय एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिफाइड टीचर्स टू रिवोल्यूशनाइज द एजुकेशन पर्टिकुलरली इन द टेक्नोलॉजी, बराबर ना। टेक्नोलॉजी डोमेन के अंदर यहाँ पे हाई क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके। तो ये जो शिक्षा शिक्षा रिफॉर्म है उसके को फाउंडर्स क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, कौन से फील्ड के अंदर, तो जितने भी कटिंग एज फील्ड है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बराबर ना। तो ये सब सेक्टर के अंदर वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, बराबर ना। इसके लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और फिनिश यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की गई है, बराबर ना। राइट, और ये सब कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल फी के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, बराबर ना। ओके। उसके अलावा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ये कोर्स परचेस करेगा तो उनको कुछ क्रेडिट भी मिलेगा, और ये जो क्रेडिट होगा ना वो उसका यूज स्टूडेंट्स यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उनको कोई जॉब वगैरह मिलता है तो वो यहाँ पे उसका यूज कर पाएगा। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो उसका फर्दर स्टडी भी कर पाएगा ये क्रेडिट का यूज करके, बराबर ना। तो यहाँ पे ऐसा भी बोला गया है कि भाई ये शिक्षा रिफॉर्म डिफरेंट कैसे है, तो यहाँ पे यूरोपियन क्रेडिट्स प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को, ताकि ये यूजफुल हो सके उनके लिए जब वो आगे अपॉर्चुनिटी लेने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आगे पढ़ने के लिए जाए तब, बराबर ना। और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी वो स्किल गेन करेगी वो उनके जॉब के अंदर और उनके करियर को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बराबर। ऐसे मोटिव से ये शिक्षा रिफॉर्म यहाँ पे तैयार किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। ध्यान में रखना है। तो किसके साथ पार्टनरशिप की गई है, माइक्रोसॉफ्ट और फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की गई है, बराबर ना। ध्यान में रखना है। और यहाँ पे यूरोपियन क्रेडिट मिलेगी स्टूडेंट्स को ताकि वो आगे अपॉर्चुनिटीज को गेन कर पाए और वहां पे जाके और ज्यादा सीख पाए, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टूडेंट को सब कुछ स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और उनको जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो फॉर एवर, ये कोर्सेज के अंदर जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वो फॉर एवर स्टूडेंट के साथ रहेगा, और बहुत ही हाई क्वालिटी की मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, बराबर ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा शिक्षा रिफॉर्म क्या है, उसके बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ के अंदर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।